हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल पहली चोट का चौथा भाग। 45 मिनट के बाद देवराज चौहान ने सड़क के किनारे कार रोकी और हेडलाइट ऑफ करके इंजन बंद किया और नगीना से कहा, तुम यहीं रहो, मैं कुछ देर में लौटता हूँ। नगीना ने देवराज चौहान को देखते हुए सहमति से सिर हिला दिया। देवराज चौहान गली में प्रवेश कर गया। आगे गलियों का जाल था। शहर का पुराना इलाका था ये। गलियों के मोड़ों में मुड़ते हुए वो जिस दरवाजे के पास ठटका, वो बाबू भाई के घर का दरवाज़ा था। देवराज चौहान ने दरवाज़ा थपथपाया। तीसरी बार थपथपाने पर भीतर से बाबू भाई की नींद से भरी आवाज़ आई, आ रहा हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। मिनट भर के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुला। कौन है? दरवाज़ा खोलते ही बाबू भाई ने पूछा। भीतर से आती रोशनी देवराज चौहान के चेहरे पर पड़ने लगी थी। ओह, तुम देवराज चौहान, आओ। इसके साथ ही वह दरवाजे से हट गया। देवराज चौहान भीतर आया तो बाबू भाई दरवाज़ा बंद करके पलटा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो गहरी नींद में था। उसने देवराज चौहान के चेहरे पर नजरें टिका दी। खबर मिल गई है मुझे कि किसी ने बंसीलाल को खत्म कर दिया, गंभीर स्वर में कहा बाबू भाई ने। देवराज चौहान ने जेब से 100 की गड्डी निकाली और टेबल पर रख दी। अब किसकी बारी है? बाबू भाई के होठ सिकुड़ गए। दिल्ली में मोना चौधरी रहती है। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। मोना चौधरी? बाबू भाई चौंका। देवराज चौहान ने एक और गड्डी टेबल पर रख दी। मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में मोना चौधरी कहाँ रहती है। देवराज चौहान ने उसे देखा। बाबू भाई की सोच भरी निगाहें देवराज चौहान पर ही रहीं। देवराज चौहान ने जेब से निकालकर तीसरी गड्डी टेबल पर रख दी। मोना चौधरी का पता ठिकाना मैं नहीं जानता, मुझे कोई खबर नहीं, बाबू भाई ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने चौथी गड्डी टेबल पर रख दी। मोना चौधरी का ठिकाना कहाँ से पता चलेगा? देवराज चौहान का स्वर पहले जैसे ही था। बाबू भाई ने टेबल पर पड़ी गड्डियों को देखा। जो जवाब तुम चाहते हो उसके लिए तो ये गड्डियाँ कम है, एक पेटी पूरी कर दो। देवराज चौहान ने जेब से 6 गड्डियाँ और निकालकर लाख रुपए पूरा कर दिया। यहीं रुको, मैं आता हूँ। देवराज चौहान को गंभीर निगाहों से देखते हुए बाबू भाई दूसरे कमरे में चला गया। देवराज चौहान कश लेता टहलने लगा। 5 मिनट बाद बाबू भाई लौटा। हाथ में कागज़ था। मोना चौधरी कोई नया लफड़ा हो गया है क्या? बाबू भाई बोला। ये बात मेरी जानकारी में है कि एक दो बार पहले भी तुम्हारा मोना चौधरी का झगड़ा हो चुका है। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से उसे देखा। मैं यूं ही पूछ रहा था, तुम्हारा जवाब देना ज़रूरी नहीं है, बाबू भाई ने लापरवाही से कहा और पास आकर कागज़ देवराज चौहान को थमाता हुआ बोला। इस कागज़ पर मोना चौधरी का तो नहीं, लेकिन उसके खास साथी नीलू महाजन का पता है। महाजन जानता है कि मोना चौधरी कहाँ रहती है। देवराज चौहान ने कागज़ पर नज़र मारी। वहाँ दिल्ली का कोई पता लिखा था। देवराज चौहान के कार आगे बढ़ाते ही नगीना ने पूछा, कहाँ गए थे? किसी से मोना चौधरी का दिल्ली का पता पूछने। देवराज चौहान ने कहा। मालूम हुआ? मोना चौधरी का तो नहीं। देवराज चौहान ने कार ड्राइव करते हुए सिगरेट सुलगाई। महाजन का पता मिल गया। वो जो मोना चौधरी का खास साथी है? नगीना क्या उठी। नाम सुन चुकी हूँ उसका। हाँ, वही महाजन। महाजन शायद ना बताए मोना चौधरी के बारे में। तुम ठीक कहती हो, वो नहीं बताएगा, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन हमारे सामने एक ऐसा इंसान होगा जो हमें मोना चौधरी तक पहुंचा सकता है। दिल्ली पहुंचकर देखेंगे कि इस बारे में क्या करना है। कुछ पल उनके बीच शांति रही। कार रफ्तार के साथ दौड़ती रही। मोना चौधरी के साथ आपकी दुश्मनी कैसे पैदा हुई थी? नगीना ने पूछा। मालूम नहीं, पुरानी बात हो गई। देवराज चौहान के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। हम दोनों के रास्ते एक हो गए थे तब। वहीं से टकराव की नौबत आई थी। फकीर बाबा तो कहता है कि ये दुश्मनी 3 जन्म पहले शुरू हुई थी। हाँ। पेशीराम ने यह नहीं बताया कि 3 जन्मों पहले किस वजह के चलते दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। इतना अवश्य कहा था कि वो हर जन्म की दास्तान बताएगा। देवराज चौहान ने कहा। हो सकता है फकीर बाबा पूर्व जन्म की बात गलत कर रहा हो। पेशीराम की कोई भी कही बात आज तक झूठ नहीं निकली। वैसे भी बीते जन्मों के कुछ हिस्सों में पेशीराम हम सबको ले गया था। हम लोगों का तीन लोग हम लोगों का 3 जन्म पहले का परिवार आज भी जिंदा है। जगमोहन, सोहनलाल, बांके, रुस्तमराव सब मेरे साथ ही थे। मोना चौधरी, नीलू महाजन और पारसनाथ के परिवार वाले भी उन्हें मिले। मोना चौधरी के पिता मुद्रानाथ और बहन बेला ने मेरी बहुत सहायता की थी। उस दुनिया का समय चक्र दालू बाबा ने रोक रखा था। 3 जन्म पहले जब हम सबकी झगड़े में मौत हुई थी, और जैसे जैसा हमने वहाँ छोड़ा था, समय चक्र रुक जाने से तब भी सब कुछ वैसा ही था जैसी हमारी मौत के समय था। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। ये तीनों
उपन्यास जल्दी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जगह कहाँ पर है? नगीना ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। मालूम नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पेशीराम के पास कई करिश्माई शक्तियाँ हैं। तब वो नाई को पेशा करता था, पेटी लेकर हजामत के लिए घर घर घूमता था। लेकिन मेरे इन 3 जन्मों के भीतर उसने यज्ञ तप और भक्ति करके गुरुवर की कृपा से कई विद्याएं जान ली हैं। इन्हीं विद्याओं के दम पर वो हम सबको ऐसी नगरी ले गया था जिसे शायद पाताल नगरी कहते हैं। वो हम लोगों की ये दुनिया नहीं थी। मैं सुन समझ कर भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। जगमोहन ने भी बताया था मुझे, लेकिन तुमने जो सुना वो सच है, देवराज चौहान ने कहा। उस पर विश्वास करो। नगीना ने एकाएक गंभीर स्वर में कहा। तुमने कहा कि फकीर बाबा ने आज तक जो कहा वो सच निकला? हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी उसका कहा झूठ हो जाए? नगीना के स्वर में हल्का सा कंपन उभरा। देवराज चौहान ने नगीना के चेहरे पर निगाह मारी, फिर सामने देखने लगा। अपनी शक्तियों के दम पर पेशीराम कभी कभी भविष्य में झांक लेता है और कभी नहीं भी झांक पाता। देवराज चौहान ने कश लिया। इस बार भी उसने आने वाले वक्त को देख लिया होगा। तभी मुझे चेतावनी दी कि मोना चौधरी से अभी झगड़ा किया तो शायद मेरी ज़िंदगी ना बच सके। उसकी बात झूठी भी तो हो सकती है। नगीना अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी बात झूठी नहीं होगी। देवराज चौहान का लहजा बेहद शांत था। नगीना ने देवराज चौहान को देखा, कुछ पल देखती रही, फिर मुंह घुमा लिया। आंखों में आंसू चमक उठे थे और देवराज चौहान को बिना देखे ही एहसास था उन आंसुओं का। कार तेज रफ्तार के साथ दौड़े जा रही थी। जगमोहन की आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। भाभी, जगमोहन ने ऊंचे स्वर में कहा। गुड मॉर्निंग, चाय बना देना। बगल में सोया रुस्तम राव बड़बड़ा उठा। क्यों बच्चे की नींद खराब करेला है, सोने दे, बाहर को पहुँच कर दंगा करेला। जगमोहन ने रुस्तम राव को देखा, मुंह बनाया, फिर बेड से उतरकर बाथरूम में चला गया और हाथ मुंह धोकर कमरे से बाहर निकल आया। भाभी, चाय बना देना, कहते हुए जगमोहन ड्राइंग हॉल की तरफ बढ़ गया। तभी बगल वाले कमरे से बाकेलाल राठौर भी बाहर आ गया। शुभ प्रभात हो, बाकेलाल राठौर ने जगमोहन से कहा और साथ चलने लगा। मारी मानो तो आज मारे से शर्त लगा लूँ। थारी भाभी बाद में तन्ने चाय दो, मारी बहना पहले मारे को दो। जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी। कोई बात नहीं, तुम पहले चाय ले लो। मतलब कि तुम शर्त न लगाए हो? नहीं, थारो मर्जी, मारा क्या जाता है। दोनों हॉल में सोफों पर जा बैठे। ओ बहनों, बाकेलाल राठौर बोला, जरा सुबह वाली चाय दो, मलाई मारो के। तभी जगमोहन बोला, मैं देवराज चौहान को देख कर आता हूँ, बंदरों में उसे तकलीफ हो रही होगी। बैठो बैठो, बाकेलाल राठौर हाथ हिलाकर बोला। अभी चाय आयो तो चायों को लेकर करो वाह पे जायो। चायो देखे कि कुछ हो तो उसो का गुस्सो नरम पड़ो हो। बाकेलाल राठौर की बात सुनकर जगमोहन ने उठने का इरादा छोड़ दिया। तभी रुस्तम राव पास आते दिखाई दिया। बाप, तुम लोग तो सुबह सुबह चिल्ला के बच्चे की नींद खराब करेला। रुस्तम राव ने कहा। छोरे, ये का सोने का वक्त होवे। उसो के गुरदासपुरों में तो अब तक 50 भैंसों का दूध दोहकर उन्हों के आगे तो चारों भी डालों के फुर्सत में बैठ जायो। बाकेलाल राठौर का हाथ मूछ पर पहुंच गया। बाप, ये मुंबई होएला, गुरदासपुर नहीं होएला। छोरा जवान हो गया दिखो, अब तो जवान भी लड़ाने लगो हो। भाभी नजर नहीं आ रही। जगमोहन इधर उधर नजर घुमाते हुए क्या उठा। बाप, रुस्तम राव उठता हुआ बोला, वो थक कर सोएला, सबका खाना वो बनाएला, नाश्ता बना डाला, आपुन अभी चाय बना के लाएला बाप। कहने के साथ ही रुस्तम राव किचन की तरफ बढ़ गया। छोरे, मारी चाय पर मलाई जरूर मारो हो। गड़बड़ होएला बाप। रुस्तम राव उल्टे पांव भागता हुआ आया। देवराज चौहान अपने कमरे में नहीं होला, दीदी भी नजर नहीं आएला। क्या? जगमोहन चौंक कर खड़ा हो गया। थारे को सपड़ों आए हो छोरे, बाकेलाल राठौर के होठों से निकला। देवराज चौहान वहाँ पे नहीं, वहाँ पे ही हो वो। देख लो बाप। रुस्तम राव का चेहरा फक्क था। जगमोहन भीतर की तरफ भागा। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव भी। छोरो, सच कहो हो तो यो तो बहुत बुरा बुरो बातों हो गयो। तीनों एक के बाद एक उस कमरे में प्रवेश करते चले गए जहाँ देवराज चौहान को बंद कर रखा था। भीतर प्रवेश करते ही उनके पांव जड़ से हो गए। जिस नायलॉन की डोरी से देवराज चौहान को बांधा था वो डोरी कटी पड़ी थी। पास ही में किचन वाला चाकू पड़ा था। देवराज चौहान अब भला कमरे में कहाँ था? जगमोहन पलटा और भागता हुआ बदआवाज सा बाहर आ गया। भाभी! जगमोहन हर उस जगह को देख रहा था जहाँ नगीना हो सकती थी। भाभी! जगमोहन दौड़ता फिर रहा था। छोरे, बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा, यो सारो गड़बड़ बहनों ही की हो। हाँ, वो ही देवराज चौहान के बंधन काटेला और दोनों रात में इधर से खिसकेला बाप। तभी जगमोहन हाफता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा फक्क था। देवराज चौहान और नगीना भाभी बंगले पर नहीं है। तेज सांस लेता जगमोहन क्या उठा। भाभी नहीं, देवराज चौहान के बंधन काटे, बहुत बड़ी गलती हो गई।
भाभी को कमरे की चाबी नहीं देनी चाहिए थी। बाकेलाल लौटौर और रुस्तम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। जगमोहन बदआवाज सा तेज तेज कदम उठाता उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ सोहनलाल सोया था। सोहनलाल। जगमोहन बेकाबू सा हो रहा था। सोहनलाल। कमरे में प्रवेश करते ही जगमोहन ठिठक गया। बैट की पुष्ट से टेक लगाए सोहनलाल सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी आंखों से लग रहा था वो शोर सुनकर ही सोया उठा है। चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी स्पष्ट नजर आ रही थी। सोहनलाल। जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बहुत बुरी बात हो गई। देवराज चौहान अपने कमरे में नहीं है। नगीना ने उसे आज़ाद करा दिया। दोनों ही बंगले पर नहीं है। सोहनलाल शांत सा कश लेकर जगमोहन को देखता रहा। तू कुछ कहता क्यों नहीं सोहनलाल? देवराज चौहान। देवराज चौहान और भाभी रात मेरे सामने ही गए थे। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? जगमोहन चीख उठा। बाकीलाल राठौर और रुस्तम राव भी वहाँ पहुंचे थे। हाँ। सोहनलाल ने उसी लहजे में कहा। तब मेरी आँख खुल गई थी। नींद नहीं आई तो सिगरेट पीने और कुछ वक्त बिताने के इरादे से मैं कमरे से बाहर निकला तो टहलता हुआ आगे निकल गया। वहाँ देवराज के चौहान के कमरे वाला दरवाज़ा खुला देखा तो मैंने भीतर झाँका। देवराज चौहान और भाभी कमरे में खड़े थे और दिल्ली जाने की बात कर रहे थे। मैं उसी पल वहाँ से हट गया और पोर्च में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद वो दोनों आए। पोर्च में खड़ी कार को धकेल कर बंगले से बाहर निकाला और चले गए दोनों। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? जगमोहन दांत बीच करके उठा। मैं उन्हें रोकने की ताकत नहीं रखता। हमें क्यों नहीं जगाया नींद से? जगमोहन चीख उठा। मैं नहीं चाहता था कि कोई गलत बात हो जाए। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। अब देवराज चौहान को रोक पाना संभव नहीं था। तुम लोग उसे रोकते तो कुछ भी हो सकता था। तुम जानते हो पेशीराम ने कहा था कि 2 महीनों के भीतर वो मोना चौधरी से झगड़ा करेगा तो इस झगड़े में देवराज चौहान की मौत हो जाएगी। इस पर भी तुमने उसे जाने दिया। क्रोध में जगमोहन सिर से पांव तक कांप रहा था। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा फिर व्याकुल भाव से बेड से नीचे उतर आया। जगमोहन। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान से तुम्हारा साथ ज़्यादा रहा है लेकिन तुम शायद ठीक से उसे पहचान नहीं पाए। देवराज चौहान वो इंसान है जिसे उसकी मर्जी के बिना कैद नहीं किया जा सकता। अगर उसे रोक लिया है तो वो निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। यूं ही डकैती मास्टर नहीं कहते उसे। नगीना भाभी ये सब ना करती तो देवराज चौहान ही कोई रास्ता निकाल लेता। तुम क्या समझते हो? 2 महीनों से कमरे में कैद रखते? वो कैद रहता क्या? नहीं। सोहनलाल ने इनकार में सिर हिलाया। उसने मोना चौधरी के लिए दिल्ली जाना है तो वो जाकर ही रहेगा। इस बात का एहसास मुझे पहले ही था। फिर भी उसे कैद रखने में मैंने तुम लोगों का पूरा साथ दिया। रात इसलिए तुम लोगों को नहीं उठाया कि मैं जानता था देवराज चौहान को नहीं रोका जा सकता। रोकने की चेष्टा में कोई और अशुभ बात ना हो जाए। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सबके हक में ठीक था। गहरा गंभीर सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ। रुस्तम राव ने चाय बनाई थी। तीनों चाय पी रहे थे लेकिन जगमोहन भारी परेशानी के दौर से गुजरते हुए कमर पर हाथ बांधे फर्श को रौंदने वाले अंदाज में टहल रहा था। बैठ जा बैठ जा। बाकेला लौटा और गंभीर स्वर में क्या उठा। कबों तक फिर हो? टांगे थक हो जाए। जगमोहन ने ठिठक कर बाकेला लाठौर को घूरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जगमोहन भिजे स्वर में क्या उठा। वो अच्छी तरह जानती थी कि देवराज चौहान के यहाँ से निकल जाने का मतलब क्या है। ये गलती नहीं बेवकूफ़ी थी नगीना भाभी की। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। या फिर भाभी अपनी जगह ठीक थी। पति की सेवा करना उसकी बात मानना स्त्री धर्म की पवित्रता है। भाभी ने यह सब करके अपने धर्म को निभाया है। पागल हो गई है भाभी। जगमोहन गुस्से से क्या उठा। इस तरह क्या पत्नी का धर्म निभाया जाता है? पति को मौत के मुंह में ढकेल कर? थारे को तो बोल नहीं आवे। बाकेलाल राठौर ने पहलू बदला। पति पत्नी का रिश्ता का होवे का मालूम थारे को? औरत आदमी को कुएं में ढकेलो भी और बचायो भी। इसो रिश्तों के अंत की था तो ढूंढो भी ना मिलो हो। जगमोहन गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर बेचैन स्वर में कहा। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ लेकिन देवराज चौहान को हम ज़्यादा देर कैद में नहीं रख सकते थे। देर सवेर में उसने किसी तरह यहाँ से निकल ही जाना था। भाभी उसकी सहायता ना करती तो वो कुछ दिन बाद यहाँ से खिसक जाता। सोहनलाल बिल्कुल परफेक्ट बात कहेला है। जो डकैती डाला रास्ता ना होएला पर वो रास्ता बताएला। वो अपने लिए रास्ता तैयार नहीं करेला क्या? देवराज चौहान को कैद में रखेला आसान नहीं होएला बाप। रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। आप उन लोगों ने फास्ट काम करेला और देवराज चौहान को बांध कर कमरे में बंद करेला पर यह बात नहीं सोचेला। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। कुछ मालूम है मोना चौधरी दिल्ली में कहाँ रहती है? नहीं। उसके साथ ही नीलू महाजन या पारसनाथ के बारे में कुछ पता है? नहीं। सोहनलाल ने सोच भरे ढंग से इनकार में सिर हिलाया। मुझे किसी का पता नहीं लेकिन इतना मालूम है कि दिल्ली में पारसनाथ का रेस्टोरेंट है। ऐसे में पारसनाथ को तलाश किया जा सकता है। कई पल उन लोगों के बीच चुप्पी रही। तुम दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया बाप?
चारों बंदों की जरूरत होवे देवराज चौहान को कंधो देने के वास्ते। बाकेला लौटा और दांत बीच कर क्या उठा, वो मारी बातों ना मानो तो ये ई तो हुआ अब। खोपड़ी घुमेला देवराज चौहान की। सोहन लाल ने कष्ट लेकर सबको देखा। मेरे ख्याल में जो हो गया उसे भूलकर हमें आगे के बारे में सोचना आगो हो वही का जो सोचने पड़ो। बाके जगमोहन शब्दों को चबा कर क्या उठा। पेशीराम कोई भगवान नहीं है कि उसने जो कहा वो सच हो जाएगा। पेशीराम की बात झूठ नहीं होएला बाप, वो जो कहेला वो सच होएला। रुस्तम रात दड़ता भरे स्वर में क्या उठा। उसकी बात कभी भी झूठ नहीं होएला। रुस्तम ठीक कहता है। सोहनलाल ने गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखा। पेशीराम से मारा मजाक का रिश्ता ना होवे, जो वो मारे से उल्टी सीधो बातों करो। वो जो भी कहो सच कहो, हम तो अखियों को मूंद कर उसों की बातों पर भरोसा करो। जगमोहन होठ बीच कर रह गया। वो जानता था कि ये लोग सच कह रहे हैं। पेशीराम की कही बात कभी भी झूठी नहीं हुई, और दिल से वो भी जानता था कि इस बार भी पेशीराम ने गलत नहीं कहा। परंतु देवराज चौहान की मौत के बारे में सोचकर जगमोहन मनी मन काम सा उठा था। वो इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था, परंतु सच को झूठा कहने की कोई वजह भी उसके पास नहीं थी। कहा सोचन लागो हो तुम, मैं दिल्ली जाऊंगा। जगमोहन भिचे स्वर में कह उठा। आज ही? तब जाओ दिल्ली, मारी टिकट पे पैसों ना खर्चो। मैं किसी को साथ चलने को नहीं कहूँगा। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मजबूर नहीं करूँगा कि मेरे कहने पर कोई साथ चले। जिसका मन हो बेशक साथ चल सकता है। बाप, रुस्तम राव का चेहरा सुलग सा उठा। देवराज चौहान तुम्हारा ही कुछ लगेला। आप उन लोगों को उससे प्यार नहीं होएला क्या? वो आप उनकी दीदी का पति होएला। तेरे से पहले अपन दिल्ली पहुंचेगा बाप। ठंडो हो जाओ छोरे। बाकेला लौटो ने परेशानी भरे ढंग में गहरी सांस ली। तैश में आनो का कोई फायदा ना हो वो। हम सबो ही एको साथ हो ही दिल्ली चलो। पर परेशानी तो यो होवो कि वहाँ पे देवराज चौहान को कहाँ पे ढूंढो हो। मोना चौधरी के ठैयों के बारे में हम लोगों को पता ना हो वो। उधर जगमोहन ने सोहनलाल को देखते हुए कहा। हम मोना चौधरी के साथ ही पारसनाथ तक पहुँच सकते हैं। उसका रेस्टोरेंट तलाश कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, लेकिन काम हो जाएगा, सोहनलाल बोला। हम सबों से तेजो दौड़ो हो। चलो दिल्ली, वहाँ पे ई आगे बात करो छोरे। बाप, जहाज में 4 टिकटों दिल्ली की बुक करा दूँ। मारी सीटों खिड़की की तरफ ही रखियो। बाप, जहाज नहीं बोयला, विमान कहेला, प्लेन बोयला। मारे को मत पड़ा छोरे। मारे बीकानेर में तो ऊँटों को रेगिस्तानी रेगिस्तानों का जहाज ही बोलो। प्लेन रेगिस्तान का नहीं, हवा का ऊँट होएला, उसे विमान कहेला। रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान उभरी। बाकेलाल लौटहर का हाथ मूंछ पर पहुंचा। उस्तन रुस्तमों को घूरा। इस तरह घूर के बच्चे को मारेला बाप, कहते हुए रुस्तम राव ने जगमोहन को देखा। कब का टिकट बुक करेला? आज के किसी भी प्लेन में टिकटें हैं, सीटें बुक करा लो। जगमोहन का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान और नगीना चूंकि कार द्वारा मुंबई से दिल्ली को जा रहे थे, इसलिए रास्ते में थे। जगमोहन, सोनलाल, बाकेला लाठौर और रुस्तम राव विमान से दिल्ली शाम के 6 बजे तक पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने होटल में 2 कमरे लिए। जगमोहन और सोनलाल एक कमरे में थे, दूसरे में बाकेला लाठौर और रुस्तम राव थे। नहा धोकर वो चारों इकट्ठे हुए। मेरे ख्याल में देवराज चौहान भाभी के साथ कार से ही दिल्ली आ रहा होगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। या फिर ट्रेन या बस का इस्तेमाल किया गया होगा दिल्ली पहुंचने के लिए। देवराज चौहान को मच्छर काट हो गया। प्लेन में बैठो वो। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान वो पुलिस की नज़रों में आ सकता है। जगमोहन ने बाकेला राठौर को देखा। देवराज चौहान की तलाश रहती है पुलिस को। यहाँ दिल्ली में आया। यहाँ दिल्ली में तो देवराज चौहान को इंस्पेक्टर वानखेड़े से भी खतरा है। वानखेड़े? बाकेलाल राठौर के होठों से निकला। वानखेड़े को तो अपन बचाया ला था कालू राम से। रुस्तम राव कह उठा। कालू राम के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास हमला एवं जालिम। कालूराम? सोहनलाल ने कहा। जो पहले जन्म में पेशीराम का बेटा था? हाँ। रुस्तम राव ने गहरी सांस ली। बहुत ताकतवर होएला वो। अगर वानखेड़े को हवा भी मिल गई कि हम लोग दिल्ली में हैं, तो वो चैन से नहीं बैठने वाला। जगमोहन क्या उठा। हमें जो भी करना है खामोशी से करना है, कि वानखेड़े को हमारी दिल्ली में मौजूदगी का पता ना चल सके। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने मारे को फालतू का तंग करो तो हम उसको को बढ़ दो। कुछ नहीं कहना है वानखेड़े को, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी गैर कानूनी हरकतों का दुश्मन है। उसकी हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। वक्त आने पर उससे सिर्फ बचना है। जब वक्त आए तब वानखेड़े को देखो। अब क्या करो हो? पारसनाथ का रेस्टोरेंट तलाश करना है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। उसके बाद किसी तरह पारसनाथ के जरिए ये जानना है कि मोना चौधरी कहाँ है।
देर सवेर में देवराज चौहान मोना चौधरी तक पहुंचने की कोशिश करेगा और हमारी नज़रों में आ जाएगा। सवाल तो ये पैदा होता है कि देवराज चौहान के नज़र आने पर हमने क्या करना है। सोहनलाल ने सोच भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। देवराज चौहान को रोकना है या उसका साथ देना है? सोहनलाल, बात तो पते की कहला बाप। कुछ पलों के लिए वहां चुप्पी छा गई। वो एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखने लगे। आखिरकार जगमोहन ही गंभीर स्वर में बोला, देवराज चौहान को रोकने की कोशिश करना गलत होगा। वो खामखा परेशान होगा। एक तरफ मोना चौधरी होगी और दूसरी तरफ हम। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हरकतों की वजह से ही उसे जान का नुकसान हो जाए और पेशीराम की कई बात वक्त से पहले ही सच हो जाए। कहते हुए जगमोहन के चेहरे पर दर्द के भाव झलक उठे थे। बात तो परफेक्ट बोलो हो। हम देवराज चौहान की सहायता करेंगे, जगमोहन बोला। लेकिन कुछ और भी सोच रहा हूँ मैं। वो क्या बाप? देवराज चौहान को मोना चौधरी से झगड़ा होने पर जान का खतरा है, राइट बोला। अगर दोनों आमने सामने ना पड़े तो ये खतरा टल जाएगा। जगमोहन बेहद गंभीर था। यह कैसे हो सकता है कि देवराज चौहान? हम चाहें तो ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं। जगमोहन के सर में दृढ़ता आ गई थी। सबकी निगाह जगमोहन के चेहरे पर जा टिकी। हम किसी तरह मोना चौधरी का पता ठिकाना मालूम करके मोना चौधरी को खत्म कर दें तो देवराज चौहान खुद ब खुद ही इस झगड़े से दूर हो जाएगा, जगमोहन ने कहा। थारी बात तो बहुत ही बढ़िया होगा। बाकेलाल लाठौर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। मोना चौधरी को हम पहले ही वट दो तो देवराज चौहान खतरों में पड़ो ही नहीं। मोना चौधरी पर हाथ डालना आसान नहीं होला बाप। मोना चौधरी कोई मजाक नहीं है जगमोहन, जो तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, सोहनलाल ने कहा। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या कहा है, जगमोहन बोला। मैं ऐसा करने की कोशिश करने को कह रहा हूँ। अगर हम इस कोशिश में कामयाब हो गए तो देवराज चौहान को बचा सकते हैं। कोशिश करनो में क्या जावे, शायद बडो जावे मारे हाथों मोना चौधरी। सबसे पहले तो मोना चौधरी को ढूंढे ला बाप, और उसके लिए पारसनाथ तक पहुंचना होगा। पारसनाथ पर नज़र रखनी होगी। शायद वो कभी मोना चौधरी से मिलने जाए या फिर मोना चौधरी उससे मिलने आए। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा, हमें हर कदम पर सावधानी इस्तेमाल करनी है। जरा सी भी लापरवाही हमारी सोचों को पूरा नहीं होने देगी। हम बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ो हो, तुम फिक्रो मत करो। सोहनलाल उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूँ। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। पारसनाथ के रेस्टोरेंट के बारे में पता करूंगा। हम भी ढूंढो उसे के रेस्टोरेंट को। ये काम इस तरह करना है कि पारसनाथ तक खबर ना पहुंचे कि हम लोग उसे तलाश कर रहे हैं, जगमोहन ने तीनों को देखते हुए कहा। हमने यही कोशिश करनी है कि देवराज चौहान को मोना चौधरी के सामने पड़ने की नौबत ही ना आए और हम किसी तरह पहले ही मोना चौधरी को ख़त्म कर दें। कोशिश करेला, पर यह इतना ईजी नहीं होएला। रुस्तम राव ने गहरी सांस ली। हम बढ़ेगा मोना चौधरी को। बाकेला लाठौर का हाथ मूंछ पर जा पहुंचा। पारसनाथ के बारे में मालूम होने पर किसी को अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं करनी है, जगमोहन ने कहा। वो सीधा वापस यहीं पर आएगा और हम कुछ योजना बनाकर एक साथ इस मामले में आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने मोना चौधरी है, उसे खत्म करने की सोच रहे हैं। ऐसे में हम चारों को अपनी ताकत एक साथ इकट्ठी करके मोना चौधरी के सामने जाना होगा। अगले दिन दोपहर को उन्हें पारसनाथ के रेस्टोरेंट के बारे में पता चला। जब से चारों दिल्ली पहुंचे थे तब से ही भाग दौड़ में लगे हुए थे। रात भी वे ठीक से आराम नहीं कर पाए थे। शाम के 4 बजे चारों होटल के कमरे में इकट्ठे हुए। मुझे आशा नहीं थी कि दिल्ली में इतनी जल्दी पारसनाथ के रेस्टोरेंट के बारे में मालूम हो जाएगा, जगमोहन ने थके स्वर में कहा। यह अच्छी बात रही कि इस काम में हमारा ज़्यादा वक्त खराब नहीं हुआ। मन ने सोचो कि रेस्टोरेंट के बारों में रेस्टोरेंट वालों ही जानकारी रखो। बाकेला लौट कह उठा। हम इसो लाइन पर चलो और मालूम कर लो कि ये वही पारसनाथ होइला, रुस्तम राव ने कहा। छोरे, मारे पास तब वो कैमरा ना हो वो, नहीं तो हम उसों की फ़ोटो खींचो के ला दो। मतलब कि तुमने वहाँ जाकर पारसनाथ को देखा है? सोहनलाल बोला। पक्को काम करो कि ही सबों के सामने मुंह फाड़ो हम। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। जगमोहन को देखा। हमें आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए। क्या काम करेला बाप? मैं या सोहनलाल पारसनाथ के सामने नहीं जाएंगे। अगर वो हमें अपने रेस्टोरेंट में देखेगा तो शक खाएगा कि हमारे यहाँ आने के पीछे यकीनन कोई खास वजह है, जगमोहन ने कहा। ठीक हो बोलो तुम। अगर बांके और रुस्तम राव को रेस्टोरेंट में देखेगा तो इन्हें बहुत कम शक की निगाहों से देखेगा। ये बात तो है, सोहनलाल ने सिर हिलाया। मैं और सोहनलाल रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बाहर ही रहेंगे। पारसनाथ किसी भी वक्त बाहर निकलता है तो हम उसके पीछे जाएंगे, जगमोहन बोला। भीतर बाके और रुस्तम राव जाएंगे। बातों तो ये पैदा हो वो कि हम भीतरों जाकर करो का। जगमोहन उन्हें बताने लगा कि आगे का काम क्या और कैसे करना है।
हर रोज की तरह बीतते वक्त के साथ साथ रेस्टोरेंट की रौनक बढ़ती जा रही थी। बाहर रोशनियों की तेज जगमगाहट थी। भीतर तो ऐसे उजाला था जैसे सूरज जगमगा रहा हो। शाम के 8:30 बज चुके थे। बांकेलाल लौठार और रुस्तम राव ने शीशे का दरवाज़ा ढकेलकर लापरवाही भरे ढंग से भीतर प्रवेश किया। सामने ही रेस्टोरेंट का हॉल था। करीब आधी टेबलें भरी हुई थीं। रेस्टोरेंट का स्टाफ अपने काम में व्यस्त तेजी से आ जा रहा था। ऑर्डर लेने और सर्व करने का काम तेजी से हो रहा था। चूंकि यहाँ का खाना लाजवाब होता था, ऐसे में लंच और डिनर के वक्त तो खास तौर से भीड़ रहती थी। अभी भी वक्त बीतने के साथ भीड़ बढ़नी थी। बाप, रुस्तम राव धीमे स्वर में बोला, तगड़ा कमाएला पारसनाथ। नोटों के गड्ढो छापो। दोनों आगे बढ़े और एक टेबल संभाल ली। छोरे, आज तो तगड़ो ही खाना खायो, पेट भरो के। बाप, पहले क्या तू भूखा मरेला? यारों के यहाँ का माल खाने का मजो ही दूसरा हो वो। तभी ऑर्डर लेने वाला उनके पास पहुंचा, मुस्कुराकर बोला, गुड इवनिंग सर। इवनिंगो इवनिंगो। बाकेलाल राठौर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। जी, मैं समझा नहीं सर। ऑर्डर लेने वाला अचकचाया। अभी मन ने ऑर्डर दे ही कहाँ जो तुम समझो हो। नोटो करो ऑर्डर को। यस सर। बाकेलाल राठौर ने लंबा सा ऑर्डर नोट करा दिया। बाप, ज़्यादा हो है। रुस्तम राव क्या उठा। कोई बातों नहीं छोरो, आज पेटों को फाड़ो के खाओ, तम जाओ। ऑर्डर लेने वाला चला गया। बाप, क्यों पैसा वेस्ट करेला है? जो ऑर्डर देला है वो 6 के वास्ते पूरा होएला। छोरे चुप रहो, बापों के मुंह ज़्यादा ना लगो हो। उस वक्त 9 बज रहे थे जब पारसनाथ ऊपर के हिस्से से नीचे रेस्टोरेंट में आया। आदत के मुताबिक कैश काउंटर के पास टेक लगाकर खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगाकर रेस्टोरेंट में बैठे लोगों पर और स्टाफ पर नजरें मारने लगा कि सब काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं। इस दौरान वो रह रहकर अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगता। हर रोज की तरह काम ठीक से चल रहे थे। तभी पारसनाथ की निगाह बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव पर पड़ी तो एकाएक वो सीधा खड़ा हो गया। पल भर के लिए पारसनाथ के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे, फिर उसका खुरदरा चेहरा सपाट हो गया। उसका हाथ चेहरे पर फिरने लगा। नजरें उन दोनों पर ही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों इत्तेफाक से यहाँ पहुंचे हैं या इनके यहाँ आने के पीछे कोई वजह है। वे पास ही मौजूद कैश काउंटर पर मौजूद व्यक्ति से बोला, गोपाल। जी सर। 6 नंबर टेबल पर 2 लोग बैठे। कब आए वो? ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया, उसने कहा। इनके बारे में कोई खास बात? ऐसी तो कोई बात नहीं सर। जिसने इनसे ऑर्डर लिया उसे बुलाओ। जी। करीब चौथे मिनट वो आदमी पारसनाथ के पास था जिसने बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव की टेबल का ऑर्डर लिया था। उसके पास आते ही पारसनाथ ने सपाट स्वर में पूछा, 6 नंबर टेबल का ऑर्डर तुमने लिया? यस सर। वो दोनों कोई पूछताछ कर रहे थे? कैसी पूछताछ सर? मेरे बारे में पूछा हो या ऐसा ही कुछ? नहीं सर, उन्होंने ऑर्डर देने के अलावा और कोई बात नहीं की। जाओ, उनके बारे में कोई बात हो तो फ़ौरन मुझे बताना, पारसनाथ बोला। जी। वो चला गया। छोरे, बाकेलाल राठौर का हाथ मुझ पर जा पहुंचा। मारी बातों को सुनो कर अपनों मुंडी पीछो पीछो को मत करियो। हम तिरछी आंखों से देखो पारसनाथ को। वो मारे को देख लियो है। वो भी मारी तरोई दिखायो कि वो मारे को ना देखो के इधर उधर देखो। पारसनाथ के स्टैचू की माफिक खड़े लाए, रुस्तम राव बोला। वो तो मारो फोटो खींचन लगो है। हमने जिसों को ऑर्डर दो उसों से वो बातों करो हो। पक्का वो मारे बारों में ही पूछताछो करो हो। बाकेलाल राठौर इधर उधर देखता हुआ बोला। वो अपन की तरफ नहीं आएला बाप। नहीं, वो तो जैसे चिपको चिपको के खड़े हो। अब क्या करेला बाप? तू देखो छोरे, हम अभी सबो हिसाब एडजस्ट कर दियो। कुछ देर बाद ही वेटर उनके ऑर्डर का सामान सर्व करने आ गया। सुन भाइयों, वेटर ठिठका, वो जो गधो खड़ो हो ना, ब्राउन सूटों वालो, उसो को इधर भेजो। बोलो हमने बुलायो। वेटर ने उधर देखा और फिर सकपका कर बाकेलाल राठौर से बोला, जी वो तो। थारे को हमारी बात समझ में ना आयो का? बाकेलाल राठौर ने एकाएक तीखे स्वर में वेटर से कहा। वो गधो मारो दोस्त हो वो। बोलो उसे को, बड़ो बड़ो मूछो वाला गधो, उसो को बुलायो। हड़बड़ा सा वेटर वहाँ से हट गया। बाकेलाल राठौर और उसराव की आंखें मिली। फिर वो खामोश से टेबल पर पड़े खाने के सामान में व्यस्त हो गए। तभी बाकेलाल राठौर क्या उठा, पारसनाथ इधर ही आए हो। इसके साथ ही उसने करीब आते पारसनाथ की तरफ देखकर हाथ हिलाया। पारसनाथ कभी करीब पहुंचा। उसके खुरदरे चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। थारे को यहाँ पे देखो कि मारो दिल खुश हो गयो। पारसनाथ के कुछ कहने से पहले ही बाकेलाल राठौर कह उठा, कुर्सी खींचो के बैठ जाओ और मारे संगो पेट भर के खाओ। पेमेंट की चिंता ना करो, हम बिल दो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान समेटे पारसनाथ कुर्सी पर बैठ गया। सलाम बाप, रुस्तम राव क्या उठा।
तुम दोनों को यहाँ देखकर मेरे को हैरानी हो रही है, पारसनाथ ने कहा। हैरानी को होइला बाप, भूख लगेला, रेस्टोरेंट नजर आएला तो खाने को इधर पहुंचेला। रुस्तम राव क्या उठा। तुम उधर क्यों खड़ेला बाप, बैठ के खाना नहीं खाएला। पारसनाथ ने दोनों को देखा, कहा कुछ नहीं। बहुत दिनों बाद मिलो, बातों भी करो, पढ़ बादों में। अभी तो मन ने भूखो लागो, हम तो खानो खायो। तुम भी प्लेट उठायो, माल भरो के पेटों में सरका लो। इसके साथ ही बाकेला राठौर ने खाना शुरू कर दिया। रुस्तम राव ने भी खाना शुरू कर दिया। दिल्ली कब आए, पारसनाथ ने पूछा। कल ही आयो, खाना खा लो। अभी मेरे को भूख नहीं है, लेट खाता हूँ, रात को 11-12 बजे। तो फिर वो रेस्टोरेंट में ताक झाक करने वास्ते क्यों आए हो। किसी से यहाँ मिलना था, इंतज़ार कर रहा हूँ, पारसनाथ ने शांत स्वर में कहा। उसने नहीं बताया कि ये उसी का रेस्टोरेंट है। बाप, आप उनके साथ बैठेला, खाना नहीं खाएला तो कोल्ड ड्रिंक मंगाएला। आवाज़ों मार दो छोरे वेटरों को। पारसनाथ खामोश रहा। रुस्तम राव ने वेटर को बुलाकर कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा तो कोल्ड ड्रिंक आ गई। थारी वो कैसी होवे, वो का नामो ओवे छोरे। वो मोना चौधरी। अभी जिंदा, जिंदो होवे या मरो गई। ठीक है, सलामत है, जिंदा है, पारसनाथ ने मुस्कान समेटे शांत स्वर में कहा। महाजन कैसा होइला, बोतल चलेला अभी। वो भी ठीक है छोरे। बाकेलाल राठौर क्या उठा। यहाँ का खानो तो बहुत बढ़िया होवे बाप, होटल का मालिक बिल भी मोटा ही ठोकेला। मारे को का कमी हो वो, जो बिलों की परवाह करो हो। तुम लोग मुंबई से किसी काम के लिए आए हो, पारसनाथ ने पूछा। हाँ बाप, फालतू का इधर उधर फिरने का टेम नहीं होइला। किसी काम में मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, पारसनाथ ने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा। नहीं बाप, आप उन अपना काम खुद ही करेला। देवराज चांद जगमोहन कैसा है, पारसनाथ ने सामान्य स्वर में पूछा। मारे को का मालूम, अच्छा होइला, 2-4 महीनों बीत गए उससे मिलो। आप उनको तो और भी ज़्यादा वक्त होइला। यूं ही इधर उधर की बातें होती रही। बेहद सामान्य सी मुलाकात रही। खाना खाकर उन्होंने फुर्सत पाई और बाकेला लौट क्या उठा। भाइयों पारसनाथ, मारे को अभी जल्दी हो गई, नहीं तो हम बैठो के लंबे लंबे बातों करो। छोरे, वेटरों को बुला के बिलो दो। फिर उसने पारसनाथ को देखा। थारो पतो तुम्हारे पास हो वो ना कि फुर्सत में आके बातों करो। हम जानो हो, तम पतो दो भी ना। जवाब में पारसनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी रही। रुस्तम राव के इशारे से वेटर को पास आने को कहा। बिल रहने दो, पारसनाथ बोला, मैं दे दूंगा। वेटर पास आ पहुंचा था। खानो हम खायो, हम ही बिल दो, नहीं तो खानो हजम ना आयो। रुस्तम राव ने बिल चुकता किया। जो भी हो वो, खानो यहाँ का बढ़िया हो वो छोरे। बाप, यहाँ पे फिरो खानो खानो के वास्ते आयो। रात को टाइम होला। ठीक हो, रातों को ही यहाँ पे फिरो आयो। चल छोरे। बाकेलाल राठौर उठ खड़ा हुआ। रुस्तम राव और पारसनाथ भी उठे। थारो दोस्तों तो अभी तक नहीं आयो, जिसों के इंतजार में तुम यहाँ पे 2 टांगों पे खड़ो हो गए। आ जाएगा, पारसनाथ के होठों पर शांत मुस्कान थी। पेशीराम कब मिलो। नहीं, पहले जन्म की जगह बहुत बढ़िया होएला बाप, आप उनको बहुत याद आएला। पेशीराम कभी मिला तो उसे कहूँगा कि फिर वहाँ ले चले, पारसनाथ ने कहा। छोरे, निकलो ले यहाँ से। पेशीराम अभी आ गया तो मारो कामों बीच में ही रह जाए। फिर बाकेला राठौर ने पारसनाथ से कहा। चलो पारसनाथ, फिर कबो ऐसे ही मुलाकात हो गई, फिर मिलेला बाप। पारसनाथ के देखते ही देखते बाकेला राठौर और रुस्तम राव बाहर निकल गए। पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरता सोच भरी निगाहों से शीशे के बड़े से दरवाजे को देखता रहा, जहाँ से वो दोनों बाहर निकल कर गए थे। रात के 10 बज रहे थे। पारसनाथ कमीज पैंट पहने रेस्टोरेंट के ऊपर बने घर में मौजूद था। अभी रेस्टोरेंट का फेरा लगाकर आया था। सिगरेट सुलगाकर वो कुर्सी पर बैठ गया। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव ने कहा था कि वो रात को खाने के लिए यहाँ आएंगे, परंतु अभी तक न आने पर वो समझ चुका था कि वो नहीं आएंगे। अगर आते तो पारसनाथ अवश्य उनके बारे में गंभीरता से सोचता, क्योंकि बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव जैसे इंसान मैच खाने की खातिर दोबारा किसी जगह पर प्रोग्राम बनाकर नहीं आते। इत्तेफाक से ही दोबारा आ जाएं तो जुदा बात है। उन दोनों के आने की बात आई गई हो गई थी। उनकी तरफ से पारसनाथ का ध्यान पूरी तरह हट चुका था। देर बाद उन दोनों को देखना पारसनाथ को अच्छा लगा था। पुरानी यादें ताज़ा सी हो उठी थी। तभी रेस्टोरेंट का कर्मचारी वहाँ पहुँचा। सर, आप जिन 2 लोगों के बारे में पूछ रहे थे वो अभी अभी आए हैं, उसने कहा। पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। कौन लोग। उनमें से एक की बड़ी बड़ी मूछें हैं और दूसरा खूबसूरत सा लड़का है, करीब 16 बरस का। पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। तुम जाओ और उनकी हरकतों पर नज़र रखो, बताने लायक कोई बात हो तो बता देना। जी, कहने के साथ ही वो पलटकर चला गया। पारसनाथ सोचों में डूबा वहीं बैठा रहा।
सिगरेट समाप्त करके वो उठा और कमरे से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट में जाने वाली सीढ़ियां उतरने लगा। कुछ नीचे पहुंचकर सीढ़ियों में ठिठक कर उसने रेस्टोरेंट में झांका। भीड़ थी वहां। कस्टमर और रेस्टोरेंट के स्टाफ वाले अपने कामों में व्यस्त थे। एक टेबल पर बैठे बाकीलाल राठौर राठौर और रुस्तम राव नजर आए। पारसनाथ के होठ सिकुड़ गए। दोपहर में बाकीलाल राठौर कह रहा था कि उन्हें कहीं काम पर जाना है। ऐसे में दिन भर उन्हें फुर्सत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों के फ्रेश चेहरे बता रहे थे कि वो फुर्सत में हैं। जो कपड़े दिन में पहने थे उनकी जगह अब दूसरे कपड़े थे। कपड़ों से स्पष्ट लग रहा था कि उन्हें पहने ज़्यादा देर नहीं हुई। पारसनाथ के मस्तिष्क में बैठे शक के कीड़े ने करवट ली और वो वापस ऊपर आ गया। पारसनाथ को जैसे स्पष्ट तौर पर लगने लगा था कि बाकीलाल राठौर और रुस्तम राव किसी खास वजह के तहत यहाँ आ रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि रेस्टोरेंट उसका है, परंतु ये बात जाहिर नहीं होने दी और दिन में यही जाहिर करते रहे कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। पारसनाथ कुर्सी पर जा बैठा। बाकीलाल राठौर और रुस्तम राव को लेकर सोचों में उलझा रहा। आखिरकार उसने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाने लगा। उधर बैल होने लगी। कानों में आवाज़ पड़ती रही। रिसीवर नहीं उठाया गया। पारसनाथ फ़ोन बंद करने लगा कि तभी उधर से रिसीवर उठाया गया। हेलो। मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं बोल रहा हूँ मोना चौधरी। तुम कैसे फ़ोन किया? मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव की तो याद होगी तुम्हें? पारसनाथ ने सपाट स्वर में पूछा। कुछ क्षणों की चुप्पी के पश्चात मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, दोनों ही शातिर दिमाग के तेज़ हैं। उनकी याद कैसे आ गई? वो दोनों इस वक्त मेरे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। क्या? मोना चौधरी के सर में अजीब सा बदलाव आ गया। दोनों दोपहर में भी लंच के वक्त यहाँ थे। पारसनाथ सपाट स्वर में कह रहा था। और इन दोनों का लंच डिनर यहाँ करना इत्तेफाक नहीं हो सकता। बीच में कोई बात तो अवश्य है। तुम ठीक कह रहे हो पारसनाथ। इस बार मोना चौधरी के सर में गंभीरता थी। अगर इन दोनों को तुमसे कोई काम होता तो उस बारे में तुमसे बात कर चुके होते। मुझसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। दोपहर में उनके साथ हेलो 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 भी हुई थी। इसका मतलब उन्हें मेरी ज़रूरत है। क्या? हाँ पारसनाथ। वरना दोनों का तुम्हारे यहाँ बार बार आना यूं ही नहीं है। वो पक्के तौर पर मुझे तलाश कर रहे हैं और मेरे बारे में तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहे कि तुम बताओगे नहीं, और मुझ तक भी खबर पहुंच जाएगी कि तुम मुझे ढूंढा जा रहा है। मोना चौधरी गंभीर स्वर में अपने शब्दों पर जोर देकर कह रही थी। इसके साथ ही एक बात और सुन लो कि वो दोनों अकेले नहीं हो सकते। पारसनाथ अपना कुरदरा चेहरा मसलने लगा। अकेले नहीं हो सकते? पारसनाथ ने सोच भरे ढंग में मोना चौधरी के शब्द दोहराए। हाँ पारसनाथ। मोना चौधरी के सर में विश्वास था। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव से सीधे सीधे कभी मेरा मतलब नहीं रहा। देवराज चौहान के साथ ही वो मेरे सामने आए थे। ऐसे में सिर्फ उन दोनों को किसी भी काम के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उनके साथ देवराज चौहान और जगमोहन का होना ज़रूरी है। वो खुद पीछे हैं और उन दोनों को मेरे बारे में मालूम करने के लिए आगे कर दिया। पारसनाथ के चेहरे पर सोच के भाव छाए रहे। चुप क्यों हो गए? मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। यह भी हो सकता है मोना चौधरी कि उन दोनों का आना महज इत्तेफाकी हो। कहने को पारसनाथ ने कह तो दिया, लेकिन इस इत्तेफाक को उसका दिल भी नहीं मान रहा था। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव जैसे लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मुंबई से दिल्ली आकर तुम्हारे रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने के लिए ही आए। उनके हर कदम के पीछे कोई मतलब होता है। मोना चौधरी की पक्की आवाज़ पारसनाथ के कानों में पड़ी। वो दोनों अकेले नहीं हो सकते। यहाँ तो दोपहर में भी अकेले आए थे और अब भी। क्षणिक चुप्पी के पश्चात मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। वो दोनों जाएं तो किसी को उनके पीछे लगा देना। देवराज चौहान और जगमोहन का भी पता लग जाएगा। यहाँ से जाकर दोनों शायद उनसे मिलें या कहीं पर एक साथ ही ठहरे हों। ठीक है, पारसनाथ ने कहा। मैं ऐसे ही करूँगा। बताने लायक कोई बात हुई तो फ़ोन करूँगा। मोना चौधरी ने रिसीवर रख दिया था। पारसनाथ ने भी रिसीवर रखा और सिगरेट सुलगाकर अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। मोना चौधरी की बात अब उसके दिमाग में बैठती जा रही थी कि ये दोनों अकेले नहीं हो सकते। इनके पीछे देवराज चौहान या जगमोहन अवश्य है। इनका यहाँ आना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुछ सोच समझ कर ये आ रहे हैं। पारसनाथ उठा और टहलने लगा। चंद कदमों के पश्चात ठटका। जाने क्या सोचकर कमरे से बाहर निकला और पीछे वाले रास्ते की सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो रेस्टोरेंट के सामने की तरफ या फिर पार्किंग में एक निगाह मार लेना चाहता था। शायद कोई बाहरी हो। पारसनाथ का ख्याल ठीक ही निकला था। रेस्टोरेंट की पार्किंग में मध्यम सी रोशनी वाले हिस्से में पारसनाथ ने एक कार से टेक लगाए खड़े जगमोहन और सोहनलाल को देखा, जिनकी नज़रें रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार की ही तरफ थी। पारसनाथ खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गया। उसके शांत मस्तिष्क में हलचल पैदा हो चुकी थी। यह बात अब साफ हो चुकी थी कि बाकीलाल राठौर और रुस्तम को मालूम था कि यह उसका रेस्टोरेंट है, परंतु ये बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी थी। वो दोपहर को भी आए और अब भी आए। बाहर जगमोहन और सोहनलाल मौजूद हैं। यकीनन वो दोपहर को भी बाहर रहकर रेस्टोरेंट पर नज़र रख रहे होंगे। ये लोग किसी योजना पर सोच समझकर काम कर रहे होंगे। क्यों?
पारसनाथ को अनजाना सा खतरा महसूस होने लगा। इन सब बातों में जगमोहन की मौजूदगी खतरे का सूचक थी, क्योंकि जगमोहन के पीछे देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर था। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने एक दूसरे को हरा देने का, सामने वाले का सिर झुका देने के बैर को मन में रखे हुए था। दोनों का आमने सामने पड़ना सांप और नेवले जैसा था। गंभीरता और सोच के भाव मस्तिष्क में समेटे पारसनाथ ने मोना चौधरी को फोन किया। बात होने पर पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा, मोना चौधरी, मुझे लगता है जैसे कुछ होने वाला है। क्या मतलब? रेस्टोरेंट के बाहर जगमोहन और सोहनलाल निगरानी के तौर पर मौजूद हैं, और ये दोनों दोपहर को भी तय रेस्टोरेंट में नज़र रख रहे होंगे जब बाकेलाल राठौर और रुस्तम भीतर थे। मोना चौधरी की तरफ से आवाज़ नहीं आई। ये लोग जो भी काम कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, जबकि मेरा इनके साथ कोई भी वास्ता सीधे सीधे नहीं है। मेरे रेस्टोरेंट में या मेरे साथ इनका कोई काम नहीं है काम। मोना चौधरी की आवाज़ में शांत भाव थे। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे द्वारा ये लोग मुझ तक पहुँचने की कोशिश में हैं। तभी तो जगमोहन और सोहनलाल बाहर हैं। बाकेलाल राठौर और रुस्तम बार बार तुम्हारे रेस्टोरेंट में आएंगे। आखिरकार तुम इनके बारे में मुझसे बात करोगे फ़ोन पर, या फिर मेरे पास आओगे? मेरे पास आओगे तो जगमोहन सोहनलाल तुम्हारे पीछे पीछे आकर मेरी जगह देख लेंगे, या फिर इनके बारे में जानकर मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊँगी। यही इनका प्रोग्राम है। इन्हें मेरी ज़रूरत है। क्यों? मैं नहीं जानती कि इन्हें मेरी ज़रूरत क्यों है। ये तो वक्त आने पर ही पता चल सकेगा। मोना चौधरी की आने वाली आवाज़ में सोच के भाव थे। इन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ जाना मुझे भी उलझन में डाल रहा है। जगमोहन और सोहनलाल बाहर हैं, पारसनाथ क्या उठा। अगर तुम कहो तो बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव को रेस्टोरेंट के भीतर ही भीतर से गायब कर दूं। बाद में इनसे मालूम करेंगे कि क्या मामला है, पारसनाथ ने कहा। ऐसी गलती मत कर देना, मोना चौधरी का स्वर आया। वो दोनों बहुत खतरनाक है। मेरा सामना हो चुका है उनसे। इस वक्त तुम कुछ नहीं करोगे। जैसे वो अनजान बनकर आ रहे हैं रेस्टोरेंट में, ऐसे ही तुम अनजान बने रहो। इस वक्त तो उनके सामने भी नहीं पड़ना, ज़रूरत भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जैसे खामोशी के साथ आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। और अगर इनके बारे में मेरी सोच ठीक है तो कल लंच के वक्त ये दोनों फिर आएँ और जगमोहन सोहनलाल इसी तरह बाहर रहेंगे। तो कल कुछ करना है क्या, पारसनाथ? मोना चौधरी का गंभीर स्वर उसके कानों में पड़ा। इन लोगों को अगर मेरी ज़रूरत है तो ये आसानी से टलने वाले नहीं हैं। देर सवेर में ये तुम्हारी गर्दन पकड़कर पूछेंगे कि मेरा ठिकाना कहाँ है। इनकी हरकतें आसानी से रुकने वाली नहीं। कल ये लोग आएँ तो मुझे फ़ोन कर देना। तुम क्या करोगी? मैं आऊँगी तुम्हारे रेस्टोरेंट में इनसे मुलाकात करने। मोना चौधरी के गंभीर स्वर में सख्ती आ गई। पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। तुम्हारा आना ठीक रहेगा? मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। इनका जो भी मामला है शायद जल्दी निपट जाए। मैं खुद भी अब जानना चाहती हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। मुंबई से दिल्ली मेरे वास्ते क्यों आए? अच्छी बात है मोना चौधरी, कल अगर ये लोग आए तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। देवराज चौहान और नगीना 10 बजे तक दिल्ली में पहुंच गए थे। लंबा सफ़र था। कार को नगीना ने भी ड्राइव किया और देवराज चौहान ने भी। दोनों होटल में ठहरे। देवराज चौहान नहा धोकर नाश्ता करने के बाद नगीना को होटल में रहने को कहकर बाहर चला गया और लंच के वक्त वह वापस लौटा। कहाँ गए थे आप? नगीना ने पूछा। महाजन के बारे में मालूम करने। देवराज चौहान बैठते हुए बोला। पता ठीक है, महाजन वहीं रहता है। उसने राधा नाम की लड़की से 3-4 महीने पहले ही शादी की है। नगीना ने सोच भरे ढंग से सिर हिलाया। तुम लंच के लिए ऑर्डर दो, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। 20 मिनट पश्चात ही दोनों लंच ले रहे थे। देवराज चौहान का चेहरा बता रहा था कि वो गहरी उलझन में फंसा है। आप कुछ खास ही सोच रहे हैं? नगीना ने पूछा। हाँ, महाजन हमारे सामने है, लेकिन वो इंसान किसी भी हालत में मोना चौधरी का पता नहीं बताएगा। उसे दौलत का लालच दीजिए। वो नगीना। खाने के दौरान देवराज चौहान के होठों पर गंभीर सी मुस्कान उभरी। क्या जगमोहन दौलत के लालच में किसी को मेरा पता बता सकता है? हरगिज नहीं, असंभव। नगीना दृढ़ता भरे स्वर में कह उठी। यही बात महाजन पर लागू होती है। मोना चौधरी के साथ उसका कुछ ऐसा ही संबंध है। देवराज चौहान ने नगीना के चेहरे पर निगाह मारी। महाजन से मोना चौधरी के बारे में जानने के लिए हमें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चालाकी से ही हम लोग मोना चौधरी का पता ठिकाना जान सकते हैं। वो कैसे? जो मैंने सोचा है उसके मुताबिक इस काम में तुम्हें आगे जाना होगा। देवराज चौहान गंभीर था। आप कहिए तो सही कि मुझे क्या करना है। लंच के दौरान देवराज चौहान नगीना को बताने लगा कि उसने क्या करना है। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। यकीन कीजिए, अपने काम में सफल भी रहूंगी। नगीना ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। महाजन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हें आसानी से सफल होने दे। सावधान रहना। नगीना ने देवराज चौहान को देखा, फिर हौले से सिर हिला दिया। शाम के 4 बज रहे थे।
राधा लंच के पश्चात 1 घंटे की नींद लेकर जागी थी। हाथ मुंह धोने के पश्चात थोड़ा सा मेकअप किया, गाउन उतार कर साड़ी डाली, शीशे में देखा। भारतीय नारी की पूर्णता सुंदरता लग रही थी वो। मांग में सिंदूर की लंबी रेखा जैसे उसकी पवित्रता की छवि पर मोहर लगा रही थी। महाजन दोपहर को 12 बजे गया था और पक्का वायदा करके गया था कि शाम तक लौट आएगा, फिर उसे बाहर घुमाने ले जाएगा। शाम ढलने में बेशक अभी देर थी, परंतु राधा अभी से ही तैयार होकर बैठ गई थी। खुद को तसल्ली भरी निगाहों से राधा ने शीशे में निहारा। तभी कॉल बेल की आवाज़ गूंजी। कौन आ गया? राधा शीशे के सामने हटती हुई बड़बड़ाई। सफाई वाली तो सुबह ही चली गई थी। वो जो बाल कटी अंग्रेजी पढ़ाने आती है, उसका तो फ़ोन आ गया था कि वो आज नहीं आएगी। अब कौन आ गया? इसके साथ ही राधा कमरे से निकली और दूसरे कमरे के दरवाजे के पास जा पहुंची। उसी वक्त फिर बेल बजी। ज़रा भी सब्र नहीं आके लोगों को। भला सोचो, मैं क्या फुर्सत में बैठी हूँ कि एक बार बेल बजे और मैं झट से दरवाज़ा खोल दूँ। दूसरे को तो खाली दूसरे को तो लोग खाली बैठे ही समझते। इसके साथ ही राधा ने दरवाज़ा खोला। सामने नगीना खड़ी थी। चेहरे पर घबराहट और पसीना नजर आ रहा था। कमीज सलवार में थी वो। आगे के बाल उलझे से माथे पर आ रहे थे। राधा के दरवाजे खोलते ही उसने 1-2 बार पीछे की तरफ देखा। यस। वट यू? राधा क्या उठी। कौन हो तुम? किससे मिलना है? बहन, नगीना घबराई से हाथ जोड़कर कह उठी। मेरे पीछे एक बदमाश पड़ा है, भगवान के लिए मुझे बचा लो। बहुत कठिनता से अब तक उससे बचती आ रही हूँ। बदमाश? राधा ने हर तरफ नजर दौड़ाई। कहाँ है बदमाश? यहीं है। नगीना ने पीछे देखा, फिर राधा को। शायद छिप गया है मुझे तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर। पहले उसने मेरे माँ बाप को मार दिया, अब मेरी जान लेना चाहता है। अंदर आजा बहन। राधा उसे रास्ता देती हुई तीखे स्वर में कह उठी। वो जितना भी बड़ा बदमाश हो, उससे तो मैं अकेली निपट लूंगी। नगीना भीतर आ गई। राधा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। आराम से बैठ तू, मेरे होते हुए डरना नहीं। पानी मिलेगा? नगीना सूखे ओठों पर जीभ फेरती हुई कह उठी। पानी क्या, खाना पीना सोना भी मिलेगा। बैठ बैठ तू। कहने के साथ ही नगीना किचन की तरफ बढ़ गई। नगीना के होंठ सिकड़े। छोटे से ड्राइंग रूम में नजरें दौड़ाने लगी। फौरन ही राधा पानी ले आई। तू अभी तक खड़ी है? राधा उसे पानी का गिलास थमाती हुई बोली। बैठ जा। यहाँ तेरे को किसी तरह का कोई खतरा नहीं। वो बदमाश आया तो सिर तोड़ दूंगी उसका। खतरनाक कबीले से वास्ता रखती थी मैं। आदमियों से लड़ना आता है मुझे। नगीना पुनः अपने चेहरे पर घबराहट के भाव ले आई थी। वो सिर हिलाते हुए बैठी और एक ही सांस में पानी का गिलास खाली करके टेबल पर रख दिया। चाय बनाऊं या कुछ देर में? राधा ने पूछा। अभी नहीं। ठीक है। राधा उसके सामने बैठती हुई बोली। जब तू कहेगी तब चाय बनाऊंगी। ये बताओ, वो बदमाश कौन है और उसने तेरे माँ बाप को क्यों मारा? तेरे को क्यों मारना चाहता है? मैं नहीं जानती। नगीना लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मेरे पापा से उसकी कोई बात रही होगी। अचानक ही उसने ये सब किया और मेरे पीछे पड़ गया। मैं जान बचाती हुई भाग रही हूँ। उसे तो मेरा पति देख लेगा। वो पति? नीलू। राधा इस तरह बोली जैसे महाजन तोप हो। वो बहुत बहादुर है। मैं तो उसे मिनटों में ही चित्त कर देती हूँ, लेकिन वो बड़े से बड़े बदमाश के भी काबू में नहीं आता, पछाड़ देता है उसे। लेकिन जो मेरी जान लेना चाहता है वो बहुत खतरनाक है। तुमने नाम सुना होगा उसका। मैंने तो नहीं सुना। क्या नाम है? देवराज चौहान। वो बहुत बड़ी बड़ी डकैतियाँ करता है, सब जानते हैं उसे। तो नीलू भी जानता होगा, ठीक कर देगा उसे। आने दे नीलू को। राधा विश्वास के साथ कह उठी। अगर तुम्हारा पति उसका मुकाबला न कर पाया तो मोना चौधरी उसकी गर्दन तोड़ देगी। मोना चौधरी? ये कौन है? कमाल है, तू नहीं जानती मोना चौधरी को? वैसे नीलू तो कहता है कि मोना चौधरी को बहुत सारे लोग जानते हैं और वो किसी से डरती नहीं। उसके आगे देवराज चांद का टिकेगा। मोना चौधरी ने तो तांत्रिक गौण और देवता शंभुजा को भी खत्म कर दिया था, जिससे सारी बस्ती के लोग थर थर कांपते थे। तांत्रिक गौणा देवता शंभुजा, ये कौन है? मैं इन्हीं की बस्ती की तो हूँ। वहीं से लाकर नीलू ने मेरे से ब्याह किया। इसके साथ ही राधा ने अपनी बस्ती के बारे में बताया। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़े रवि पॉकेट बुक्स में पूर्व प्रकाशित अनिल मोहन का मोना चौधरी सीरीज का उपन्यास खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये नॉवेल भी जल्दी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। सब कुछ बताने के बाद बोली। मोना चौधरी मेरी बहन जैसी है, वो मेरा ख्याल रखती है। नीलू तो डरता है उससे। मोना चौधरी ने मुझे कह रखा है कि अगर नीलू तेरे को कुछ कहे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं सीधा कर दूंगी उसे। लेकिन क्या करूँ, नीलू मुझे कुछ कहता ही नहीं। मोना चौधरी से शिकायत करूँ भी तो क्या? मोना चौधरी को बुलाकर तुम मेरी सहायता कर दो। नगीना जल्दी से कह उठी। तुम्हारी सहायता? वो मोना चौधरी देवराज चौहान से मुझे बचा लेगी। उसकी तुम फिक्र मत करो, नीलू को आ जाने तो वो सब ठीक कर लेगा। कहीं वो बदमाश ना आ जाए। तुम मोना चौधरी को। मैंने पहले ही कहा है, मेरे होते हुए तुम डरो मत। वैसे भी मैं मोना चौधरी को इस तरह फ़ोन नहीं करूँगी।
नीलू ने मुझे मुझे मना कर रखा है कि किसी के कहने पर मोना चौधरी को फ़ोन नहीं करना, उसके बहुत दुश्मन है। राधा भोलेपन से भरे स्वर में कह उठी। नीलू की तो मैं हर बात मानती हूँ। नगीना समझ गई कि राधा मोना चौधरी को फ़ोन नहीं करने वाली। तुम मुझे फ़ोन नंबर दे दो, मैं हाथ जोड़कर मोना चौधरी से सहायता। फ़ोन नंबर तुम्हें देना हो तो क्या मैं फ़ोन नहीं कर सकती? राधा ने उसी लहजे में कहा। तुम घबराओ मत, नीलू के आते ही सब ठीक हो जाएगा। नगीना को समझते देर न लगी कि राधा की बातों में भोलापन अवश्य, लेकिन समझदारी की कोई कमी नहीं है। बाहर देख लो, कहीं वो देवराज चौहान बाहर ही ना खड़ा हो। नगीना सहमे से स्वर में कह उठी। उसकी तो ऐसी तैसी। राधा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो नजर आया तो मैं उसकी टांग पकड़कर घसीट कर अंदर लाकर बाथरूम में बंद कर दूंगी। कहने के साथ ही दरवाज़ा खोला और बाहर देखते हुए बोली। देखने में कैसा है वो? लंबा, ऊंचा। नगीना का स्वर कानों में पड़ा। कोई और निशानी बता। ऐसा कि देखते ही उस पर दिल आ जाता है। यह सुनते ही राधा फौरन पलटी और सहमी सी बैठी नगीना को देखा। तो उसका हुलिया बता रही है या गुणगान कर रही है? उसकी निशानी बता रही हूँ कि तुम उसे देखते ही पहचान सको, नगीना ने कहा। तूने नीलू को देखा है? कौन नीलू? मेरा मर्द। नहीं देखा, वो भी ऐसे ही है। राधा के होठों पर मुस्कान उभरी। मैंने तो उसे देखते ही दिल दे दिया था। नगीना ने अपने चेहरे पर घबराहट बनाए रखी। मजाक मत करो, वो देवराज चौहान मेरी जान ले लेगा। राधा ने पुनः बाहर देखा। मुझे तो ऐसा कोई इंसान नजर नहीं आ रहा जो बाहर खड़ा होकर इधर देख रहा हो। इसके साथ ही दरवाज़ा बंद किया राधा ने। मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, कुछ खाना हो तो बता दे। डरना छोड़ दे, नीलू आएगा तो वो देवराज चौहान को डंडा बना देगा। देवराज चौहान को अगर पता होगा कि ये नीलू का घर है तो वो डंडा बनकर भाग गया होगा। नींद लेने का मन हो तो 1-2 घंटे की नींद भी ले लेना। तू देखना नगीना, राधा उखड़ी पड़ी थी। आज मैं नीलू को नहीं छोड़ूंगी। इतना लंबा चौड़ा वायदा करके गया था कि शाम को वापस आ जाएगा और मुझे घुमाने ले जाएगा। ये हमेशा ही ऐसा करता है। जब टाइट करती हूँ तो कहता है अब नहीं करूँगा। तू बता तो, क्या सारे मर्द ही ऐसे होते हैं? मुझे क्या मालूम, नगीना ने कहा। यह भी बात सही है कि तेरे को क्या पता। राधा ने सिर हिलाया। जब तेरा ब्याह हो जाए तो तब आकर मुझे ज़रूर बताना। मेरा ब्याह क्या होगा? तुम्हारा नीलू तो आया नहीं। वो देवराज चौहान मेरी जान ले लेगा। मेरे होते हुए कोई भी तेरे को कुछ कह सकता? मैं कम नहीं हूँ नीलू से। अब देख, रात के 9 बज रहे हैं। देवराज चौहान अगर बाहर है तो उसने भीतर आने की हिम्मत की क्या? नहीं की, क्योंकि वो जानता होगा कि ये नीलू का घर है। राधा शान भरे ढंग से कह उठी। खैर छोड़, हम दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। नीलू के भरोसे रहूं तो महीने में 8 दिन ही खाना खाने नसीब हो। जिस दिन रस्सी से बांध कर रखती हूँ उस दिन ही उसके साथ खाना खा पाती हूँ। मुझे भूख लगी है, नगीना क्या उठी। भूख लगी है तो बैठी क्यों है? चल किचन में खाना ले आते हैं। अब सारे काम मैं ही करूँ क्या? नगीना मुस्कुराकर उठ गई। तभी फ़ोन की बैल बज उठी। राधा फ़ोन की तरफ बढ़ी। हेलो। राधा ने रिसीवर उठाया। राधा, महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं, नीलू तू? राधा एकदम उखड़ पड़ी। तूने शाम को आकर मुझे घुमाने ले जाने का वायदा किया था और अब अंधेरा हो जाने पर रात को 9 बजे मुझे फ़ोन कर रहा। राधा, महाजन ने कहना चाहा। मैं कल आऊँगा, ज़रूरी काम आ। तू कल आ जा, राधा गुस्से से बोली। जब भी आएगा तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तेरी तो। तभी दूसरी तरफ से महाजन ने लाइन काट दी थी। राधा ने गुस्से से रिसीवर वापस रखा। देखा, राधा ने नगीना को देखते हुए तीखे स्वर में कहा। रिसीवर रख दिया। मालूम है उसको कि मैं फ़ोन पर उसे खींच कर लंबा कर दूंगी। कोई बात नहीं, घर तो आने दो नीलू को, फिर देखना। तुम्हारा मर्द कल घर आएगा तो मैं क्या करूंगी? वो देवराज चौहान की फिक्र मत कर। वो आया तो उसे मैं देख लूंगी, आराम से रह। मेरा मन भी लगा रहेगा। राधा ने आगे बढ़कर नगीना का हाथ पकड़ा। चल खाना खाते हैं। आधी रात को जब राधा गहरी नींद में थी तब नगीना ने देवराज चौहान को होटल में फ़ोन किया। मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। देवराज चौहान का सर कानों में पड़ा। नगीना ने जल्दी से सब बातें बताकर कहा। महाजन अब कल किस वक्त आएगा? इंतज़ार करो, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। देवराज चौहान का सोच भरा स्वर नगीना के कानों में पड़ा। कोशिश करो कि राधा मोना चौधरी के ठिकाने के बारे में बता दे। वो नहीं बताएगी। इस बारे में मैंने 2-3 बार कोशिश कर ली है। ठीक है, वहीं रहो, महाजन के आने का इंतज़ार करो। इसके साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया था। अगले दिन 11 बजे पारसनाथ की आंख खुली। चूँकि रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद नींद लेते लेते 3-4 बज जाते थे, इसलिए अक्सर इतने बजे ही वो नींद से उठता था। नहाने के बाद जब नाश्ते से फारिग हुआ तो 12:30 बज रहे थे। नीचे रेस्टोरेंट का काम चालू हो चुका था। सामान्य दिनचर्या थी हमेशा की भांति। परंतु पारसनाथ का मस्तिष्क जगमोहन, सोहनलाल, बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव में उलझा हुआ था, जो कि कल दिन और रात में डिनर के लिए उसके रेस्टोरेंट में आए थे। बाकी तो बाहर खड़े थे।
कल की बातें सामान्य हो सकती थी। अगर वो लोग आज ना आए तो उनका कल आना इत्तेफाक माना जाएगा। परंतु पारसनाथ का दिल कह रहा था कि वो आज भी आएंगे। यकीनन कोई बात है, वरना जगमोहन और सोहनलाल बाहर रहकर निगरानी न करते। पारसनाथ ने इंटरकॉम से बात करके गोपाल को बुलाया। वो कैश काउंटर संभालता था। उन दोनों की याद है तुम्हें, जो कल दोपहर और शाम को भी खाने के लिए आए थे, जिनके बारे में मैंने तुमसे पूछा था? सपाट स्वर में कहने के पश्चात पारसनाथ ने सिगरेट सुलगाई। जी, उन्हें तो अब मैं देखते ही पहचान लूँगा, गोपाल ने कहा। उस वेटर से भी कह देना जिसने कल उन्हें लंच सर्व किया था। पारसनाथ ने उसे देखा। समझ गया, अगर वो आए तो आपको फ़ौरन बता दिया जाएगा। पारसनाथ ने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए सिर हिला दिया। गोपाल चला गया। कष्ट लेता पारसनाथ सोचों में डूब गया। 2 बजे गोपाल ही ऊपर आया। वो दोनों आ गए हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे थे, गोपाल ने आते ही कहा। पारसनाथ के होंठ सिकुड़ गए। खुरदरे चेहरे पर कठोरता सी आ ठहरी। तुम जाओ। गोपाल चला गया। पारसनाथ उठा और पीछे वाली सीढ़ियाँ उतरकर चक्कर काटकर रेस्टोरेंट के सामने वाले हिस्से में पहुंचा। इस बात के प्रति वो सावधान था कि अगर जगमोहन सोहनलाल वहाँ हो तो उसे ना देख सके। मुनासिब जगह पर ओट ली और फिर उसकी नज़रें हर तरफ घूमने लगी। सड़क पर से ट्रैफिक बराबर निकल रहा था। 3-4 मिनट वहीं ठहरा पारसनाथ हर तरफ नज़रें घुमाता रहा। तलाश थी जगमोहन और सोहनलाल की कि उन दोनों के भीतर होने पर ये दोनों आज भी बाहर हैं या नहीं। 5 मिनट के बाद पारसनाथ उन्हें देख पाया। रेस्टोरेंट के सामने सड़क पर वो ऐसी जगह खड़े थे जहाँ से रेस्टोरेंट में आने जाने वाले पर नज़र रखी जा सके। उन पर निगाह पड़ते ही पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। फिर सावधानी के साथ अपनी जगह छोड़कर पीछे हटा और वापस रेस्टोरेंट के ऊपर अपने घर में आ पहुंचा। चेहरे पर गंभीरता थी। उसने मोना चौधरी को फ़ोन किया। बात हुई। मोना चौधरी, पारसनाथ ने सपाट गंभीर स्वर में कहा। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव आज भी इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। जगमोहन और सोहनलाल बाहर रहकर रेस्टोरेंट पर नज़र रख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि वो आज भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में आएंगे। मोना चौधरी की सोच भरी आवाज़ कानों में पड़ी। ये लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा किए बिना वापस नहीं जाने वाले। इन्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये कोई काम करवाने के लिए मुझे नहीं ढूंढ रहे। तो यही जानने के लिए तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में पहुंच रही हूँ। मोना चौधरी की आवाज़ में अब राहत आ गई थी। क्या तुम्हारा इन लोगों के सामने आना ठीक रहेगा? पारसनाथ का स्वर पहले जैसे ही था। अब नहीं तो बाद में सामने आना होगा पारसनाथ। मोना चौधरी के स्वर में यकीन के भाव थे। मैं इनके सामने ना पड़ी तो देर सवेर में ये तुम्हें पकड़कर मेरे बारे में पूछेंगे। तब शायद बात बढ़ जाए, क्योंकि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। देवराज चांद नजर आया? नहीं, वो नहीं दिखा। वो भी पक्का दिल्ली में ही है। उसके कहने पर ही ये सब हो रहा है। पारसनाथ ने कुछ नहीं कहा। मैं पहुंच रही हूँ। इसके साथ ही दूसरी तरफ से मोना चौधरी ने रिसीवर रख दिया था। पारसनाथ सीढ़ियाँ उतरकर रेस्टोरेंट में पहुंचा। एक टेबल पर मौजूद बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव को खाने में व्यस्त देखा। पारसनाथ का चेहरा शांत था। हमेशा की तरह वो बेहद सामान्य नजर आ रहा था। वो सीधा उनकी टेबल पर पहुंचा। तुम दोनों से दोबारा मिलकर मुझे खुशी हो रही है, मुस्कराकर कहते हुए पारसनाथ कुर्सी पर बैठ गया। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव ने उसे देखा। खुशी तो मारे को भी बहुत होवे। बांकेलाल राठौर कह उठा। तुम आज भी किसों का इंतजार करो का? नहीं बाप, रुस्तम राव ने कहा। इसे भी इधर का खाना बहुत फिट लगेला, तभी ये इधर आएला। किसो छोरी के फेर में तो इधर ना आवे हो। क्या बात करेला बाप, 50 बरस का आदमी छोरी के चक्कर में क्यों पड़ेला? रुस्तम राव ने पारसनाथ को देखा। क्यों बाप? पारसनाथ के होंठों पर शांत मुस्कान उभरी रही। खानो खाना हो वो तो हाथों मारो ले बीच में। मारो खानो ज़्यादा हो वो, बचो। उसकी बात पर ध्यान न देकर पारसनाथ ने कहा। मालूम है आज मैं यहाँ किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? किससे मिलना है? आप उनको क्या मालूम बाप? थारो बातों करने का ढंगों से तो लगो कि मोना चौधरी आवे हो। बांकेलाल राठौर ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हारा कहना सही है, मोना चौधरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने यहाँ मिलना था। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव की नज़रें मिली। बाप, ये तो आप उनको खींचेला है, पर मारे को तो लगो यो सच बोलो। आप उनको क्या फ़र्क पड़ेला बाप, आपन तो खा पी के खिसकेला। रुस्तम राव ने लापरवाही से कहा। तुम दोनों से मिलकर मोना चौधरी को खुशी होगी। पारसनाथ, बांकेलाल राठौर ने कहा। मारो पास तो टेम ना हो। मारे हो तो आगे हो तो हेलो हेलो कर लो, नहीं तो फिर कबो करो। क्यों छोरे? परफेक्ट कहला बाप। तुम खाली खाली क्यों बैठे हो? खाना नहीं खाए तो कोल्ड ड्रिंक पी लो। पैसे तुम्हारे सिरों पर ही ठुको। अभी मन नहीं है। थारो मर्जी, मारे तो पैसे ही बचो। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव खाना खाकर फारिग हुए। वेटर को बुलाकर बिल दिया।
पारसनाथ पास ही खामोश बैठा रहा। पारसनाथ, हम चलो, मोना चौधरी आवे तो मारी हेलो हेलो बोल दियो। आ गई मोना चौधरी, कहते हुए पारसनाथ की निगाह रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर थी। हाथ खुरदरे चेहरे पर फिर रहा था। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव की नजरें भी उस तरफ गईं। मोना चौधरी ने हल्के पीले रंग की ढीली ढाली कमीज और जीन की नीली पैंट पहन रखी थी। बॉय कट हेयर, सदाबहार खूबसूरती के साथ उसने भीतर प्रवेश किया। कानों में छोटी छोटी सी बालियां, माथे पर आ रही बालों की मोटी लट, कईयों की निगाहें उसकी तरफ उठी। भीतर प्रवेश करते ही मोना चौधरी ठिठकी, नजरें हर तरफ घूमी। पारसनाथ कुर्सी से उठकर मोना चौधरी की तरफ बढ़ गया। छोरे, बाकेला राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। मोना चौधरी को अब बढ़ना है बाप, काम वैसे ही होला जैसे जगमोहन प्लान फिट करेला। रुस्तम राव ने कहा, अपन को गड़बड़ लगेगा, मारे को तो सबों को सीधो लगो। नहीं बाप, पारसनाथ अपन के पास आकर बैठेला, बता डाला कि मोना चौधरी आएला। पक्का पारसनाथ ही मोना चौधरी को इधर कॉल करेला, रुस्तम राव बोला। दोनों की निगाहें पारसनाथ और मोना चौधरी पर थी। छोरे, वो आयो आवे या पारसनाथ बुलावे, हम तो मोना चौधरी को सामने देखना चाहे, यही तो मारो प्लान होवे। वो इधर ही आएला बाप, हम तो उसो का लंबो चौड़ो स्वागत करो कि उसो को कोई शको ना हो हम पर। तब तक पारसनाथ और मोना चौधरी पास आ पहुँचे थे। हेलो, मोना चौधरी जान लेने वाले ढंग से मुस्कुराई। तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, कैसे हो तुम लोग? वो जगमोहन, सोहनलाल, देवराज चौहान कैसा है? सब एकदम फिट होएला, रुस्तम राव क्या उठा। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल से अपन बहुत दिनों से नहीं मिलेला। महाजन कैसा दिखेला? बहुत अच्छा, मोना चौधरी उसी अंदाज में कहते ही बैठ गई। मुंबई से कब आए? 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हमारे को दिल्ली आवे। लोग तो बोलो हो दिल्ली दिलों वालों की होवे। बाकेलाल राठौर का हाथ मूँछों पर पहुंच गया। मारे को यहाँ पे दिलों की धड़कनों भी ना बसती दिखो। दिल भी दिखेंगे और धड़कनें भी बसती हैं, सुनने वाले कान चाहिए। कान तुम्हारे ठीक ही हो वो। बाकेलाल राठौर ने मुस्कुराकर रुस्तम राव को देखा। क्यों छोरे? ठीक कहला बाप। पारसनाथ भी बैठ गया। छोरे, इनके खानों के वास्ते कुछ मंगवा लो। तुम लोग यहाँ कैसे? मोना चौधरी बोली। कोई काम है क्या? यहाँ पे तो हम खानों के वास्ते आए हो, बहुत बढ़िया खाना होगा यहाँ पे। बाकेलाल राठौर क्या उठा। मुंबई में तो मन ने ऐसा खानो मिलो ना बाप, कहीं पे तो ऐसा खाना पक्का होएला। मैंने पूछा है मुंबई से कोई खास काम के लिए यहाँ आए हो? मोना चौधरी ने उसी लहजे में पूछा। हम खास काम के लिए ही इधर उधर जाए हो। बाकेलाल राठौर सिर हिलाकर कह उठा। इस बारे तो फंस गए हो, वो बंदा बहुत दमखम वालो होवे, हम उसों पर काबू ना कर पाए, उसों से कुछ पूछना होवे, इसो कामों के वास्ते दिल्ली आयो। किसकी बात कर रहे हो? वो उधर। छोरे, वो किधर होवे? बाकेलाल राठौर ने रुस्तम राव को देखा। राजा गार्डन में वो होएला, दादा दादा कहला उसे लो। मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा। ये किसकी बात कर रहे हैं? पारसनाथ ने बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव को देखा। नाम क्या उसका? नाम तो अपन को नहीं मालूम, चावला चावला कहला उसे। पारसनाथ का हाथ अपने खुरदरे चेहरे पर फिरने लगा। फिर मोना चौधरी से कहा, यह नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मोना चौधरी। बाकेलाल राठौर फ़ौरन क्या उठा। तुम चाहो तो हमारी हेल्प कर सको, 5 मिनट के लिए उसों पर काबू पायो, हम उसों से 2 बातें पूछ लो। मोना चौधरी अपन की हेल्प क्यों करेला? रुस्तम राव ने बाकेलाल राठौर से कहा। कभी कभी अपन देवराज चौहान के साथ काम करेला और ये देवराज चौहान का दुश्मन होएला। बात तो थारी सोलो आना सचो होवे। बाकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। मोना चौधरी उसी मुस्कान भरे लहजे में कह उठी। ये बात ठीक है कि मैं देवराज चौहान की दुश्मन हूँ, हम में झगड़ा है, लेकिन तुम दोनों से मेरा सीधा सीधा कोई झगड़ा नहीं। ऐसे में तुम दोनों का छोटा सा ये काम करने पर भी मुझे ऐतराज़ नहीं। उसी पल बाकेलाल राठौर मुस्कुराकर रुस्तम राव से क्या उठा। यो बात तो बहुत जल्दी बन गयो छोरो। मोना चौधरी, उसो चावलो गर्दन पकड़ो, वो मारे वास्ते। देर क्यों होएला बाप, अभी उसकी गर्दन। इतनी भी जल्दी का होवे? मोना चौधरी का पसीनो सूखने दो, लंच करने दो, आराम से चलो। अब वो तो मोना चौधरी मारे साथों ही कामों पे होवे। पारसनाथ अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था, नज़रें दोनों पर जा रही थी। लंच का मन नहीं है, ब्रेकफास्ट ज़्यादा ले लिया था। मोना चौधरी ने कहा, मुझे अभी चलने में कोई एतराज़ नहीं। मारे को क्या एतराज़ हो गए? हम तो पेट भरो के खा भी लियो और बिलो भी दे दियो। क्यों छोरे, अभी चलो का? कहते हुए बाकेलाल राठौर खड़ा हो गया। ओके बाप, अपन रेडी होएला। रुस्तम राव भी खड़ा हो गया। मोना चौधरी और पारसनाथ की नज़रें मिली। मुझे काम है, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। मैं साथ नहीं चल पाऊँगा। मामूली काम है पारसनाथ, मोना चौधरी मुस्कुराकर लापरवाही से कह उठी। तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। थारो पासो
कारो तो होवे। हाँ, हम थारी कारों में ही जायो। चलो चलो, चावला की गर्दनों में पकड़ो हम। जगमोहन और सोहनलाल मोना चौधरी को भीतर जाते देख चुके थे। उन्होंने अपनी जगह छोड़ी और कुछ दूर खड़ी कार के साथ तैयार हो गए कि मोना चौधरी बाहर आए और वो उसके पीछे जाकर ठिकाना देखें। तुम्हारा ख्याल ठीक निकला कि बांके और रुस्तम राव को रेस्टोरेंट में बार बार आता देखकर पारसनाथ इस बात की खबर अवश्य मोना चौधरी को देगा और मोना चौधरी आएगी, या फिर पारसनाथ मोना चौधरी को खबर देने उसके पास जाएगा और पीछा करके हम मोना चौधरी का ठिकाना जान लेंगे। सोहनलाल बोला। दोनों की निगाहें रेस्टोरेंट पर ही थी। अब तक का काम तो सोचों के मुताबिक ही हुआ है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। सब कुछ ठीक तो तब रहेगा कि आगे का काम भी हमारे सोचों के मुताबिक हो जाए। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा। सोहनलाल बेचैन सा हुआ। शायद हम मोना चौधरी को ख़त्म ना कर सके, शायद कर भी दें। जगमोहन का सर सख्त हो गया। हम चार उसे अकेला घेरेंगे, ऐसे में मोना चौधरी के लिए अपना बचाव करना कठिन हो जाएगा। सोहनलाल कुछ न कह सका। चेहरे पर व्याकुलता के भाव उभरे रहे। बांके लाल और रुस्तम राव मोना चौधरी के साथ बाहर निकलेंगे या अकेले? एकाएक सोहनलाल ने पूछा। विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता। जगमोहन गंभीर था। योजना के मुताबिक दोनों की पहली कोशिश यही होगी कि किसी तरह मोना चौधरी को बातों में लेकर उसके साथ ही बाहर आए। अगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके तो हमें कोई और रात ही उसे ख़त्म करने की चेष्टा करेंगे। मेरे ख्याल में तो मोना चौधरी को इतनी आसानी से नहीं घेरा जा सकता। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। जगमोहन के होंठ भिज गए। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर के लिए उनके बीच बातों का सिलसिला रुक गया। यह भी हो सकता है कि मोना चौधरी और पारसनाथ उन पर शक खाकर उन्हें पकड़कर कैद कर लें और हम यहीं खड़े उनके बाहर निकलने का इंतज़ार करते रहें। सोहनलाल ने कहा। इतना आसान नहीं है उन दोनों पर काबू पाना। रेस्टोरेंट में बहुत लोग आ जा रहे हैं, ऐसे में पारसनाथ अपने रेस्टोरेंट में गड़बड़ नहीं होने देगा। ऐसा कुछ हुआ तो भीतर वाले शोर शराबे का हमें फ़ौरन एहसास हो। कहते कहते जगमोहन की आंख सिकुड़ी। वो बाहर आ रहे हैं, मोना चौधरी भी साथ है। सोहनलाल। दोनों एकाएक सतर्क हो गए। उनके देखते ही देखते मोना चौधरी के साथ वे पार्किंग में खड़ी उस कार में बैठे जिस कार में मोना चौधरी यहाँ पहुँची थी। कार होटल के पार्किंग से निकलकर सड़क पर पहुँची और आगे बढ़ती चली गई। जगमोहन कार स्टार्ट कर चुका था। उसने कार आगे बढ़ाई और पीछा जारी हो गया। हो सकता है हम कुछ ही देर में मोना चौधरी की हत्या करने में सफल हो जाएं, सोहनलाल धीमे स्वर में बोला। शायद। जगमोहन गंभीर था। वो दोनों कहाँ कार रुकवाएंगे? ऐसी जगह जहाँ मोना चौधरी को ख़त्म किया जा सके। कहते हुए जगमोहन के दांत भिसते चले गए।